Okay, good morning, students. This is your political science class, and this is the last topic of your chapter 1 of book 2. And today we will do the topic reorganization of states. अब तक हमने पढ़ा है कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मर्ज किया इंडिया के साथ। सभी लग एक आध को छोड़कर आसानी से इंडिया के साथ मर्ज हो गए। जो कुछ प्रॉब्लम थी जैसे हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, उनको भी सोल्व कर लिया गया धीरे धीरे। कश्मीर बचा हुआ है उसको देखेंगे 8th चैप्टर में। सो रीऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो पहले स्टेट थे या उनकी बाउंड्रीज थी वो क्या थी, और बाद में जो स्टेट थे या उनकी बाउंड्रीज थी वो कैसे चेंज हुई, किस किस बेसिस पे। पहले 1 मिनट में आपको पीछे एक मैप करवाना भूल गया था, उसको देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। देखो पहले तो इधर देखो, आप 1 मिनट रुको, मैं अच्छे से बता देता हूँ। ये हो गया भाई, ये हो गया। इसमें कौन सा कलर नहीं है, इसमें चलो उठा लेते हैं ये कलर, रेड ऑरेंज। फर्स्ट थिंग क्या है, ये देखो आपके सामने मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि भाई जो ब्रिटिश इंडिया क्या था, जो येलो दिख रहा आपको सारा ब्रिटिश इंडिया था पहले। ध्यान रखना अब इस चीज को, येलो कहाँ से कहाँ तक है। देखो पाकिस्तान से उधर भी कितनी दूर तक है, ठीक है, और असम में कहाँ तक है, ऊपर कहाँ तक है और नीचे कहाँ तक है, ये आप देख सकते हो। नीचे का एरिया तो खैर किसी एरिया से लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ आप प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया तो येलो था, मीन्स जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे। सेकंड थिंग है प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे, मीन्स जो देसी राजा जिन पर राज करते थे। ये प्रिंसली स्टेट्स आप देख सकते हो जो आपको दिख रहा है, ठीक है, लाइट ब्लू कलर से। इसमें आप देख सकते हो इधर बलूचिस्तान का स्टेट था, ऊपर जम्मू कश्मीर का था, उसके बाद राजपूताना, अजमेर, गुजरात, ग्वालियर, ठीक है। मणिपुर भी अलग था। मणिपुर तभी तो जो मणिपुर की प्रॉब्लम थी वो तो इसी वजह से आई क्योंकि मणिपुर कभी डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के रूल में नहीं आया। अब वो ब्रिटिशर्स हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, तो ब्रिटिशर्स जाने का मतलब क्या था, जो हमारे गुलाम नहीं थे वो हमसे अलग हो जाएं। मतलब जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट गुलाम नहीं थे वो हमारे भी नहीं होंगे भाई, एक किस्म से हमारे साथ आए या ना आए उनकी मर्जी होगी। तो मणिपुर तो इसी वजह से प्रॉब्लम में आया था। नीचे आप देख सकते हो बीच में हैदराबाद भी ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं था, मैसूर नहीं था, ठीक है। ये सब मद्रास का कुछ हिस्सा नहीं था, ये सब आप ध्यान रखना आपको। अब आ जाओ आप एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मीन्स पार्टीशन के बाद जो आज़ाद भारत बना उसकी बाउंड्रीज क्या हुई। देखो अब अच्छे से, अब देखो यहाँ से, अब मैं आपको बताता हूँ पीओके क्या है, आपको दिखना चाहिए। ये है भाई पीओके। अब ध्यान रखना, ये ऊपर जो काट दिया है ना मैंने, ऊपर की साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड ऊपर बचा हुआ ये पीओके है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ, देखो ये है भाई, और थोड़ा और भी इधर होना था शायद, ये ऐसे बना हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसे बना हुआ है। अब जो मैंने काट दिया है ये है आपके सामने, ठीक है। अब जो बन गया है ये ऊपर से, ये है भारत का एक्चुअल मैप जहां तक अभी हमारी गवर्नमेंट रूल करती है, ठीक है। ये चला गया पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसकी क्या सिचुएशन थी, कैसे ये गया, ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, चाहे आपके टॉपिक में हो चाहे ना हो। आपको जनरल अवेयरनेस के लिए, मतलब ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होने के नाते पता होना चाहिए, क्लास लगेगी तब बताऊंगा कभी। अब जो उधर चला गया ये है अक्साई चीन। ये जब हमारा 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ तो आपको पता हम उसमें हारे थे। तो जो ये ऊपर का हिस्सा राइट हैंड साइड मैंने काट दिया, ये उसके पास चला गया। और आपको और भी बता देता हूँ, ये जो बाउंड्री जहाँ से मैं ये घुमा रहा हूँ ना, ये जो बाउंड्री है, चलो एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये भारत की एक्चुअल में ये बाउंड्री नहीं है, भारत की एक्चुअल में बाउंड्री हल्की हल्की कहीं कहीं से, सारी की सारी नहीं, कहीं सोचो सर ने क्या गलत सही बता दिया। ये जो बाउंड्री है ना, मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये बाउंड्री जो है इंडिया की, ये देखो। अब यहाँ असम में
या और अरुणाचल प्रदेश में हम जहाँ तक दिखाते हैं ना वहाँ तक नहीं है, जैसे ऐसे थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अब यहाँ भी हम हारने के बाद इस एरिया में भी थोड़ा बहुत चाइना का ही, चाइना के अंडर आ गया ये। और जो हमारा चाइना के साथ बाउंड्री कन्फ्लिक्ट है वो ये रीजन है भाई, पूरा का पूरा हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, और ऊपर आप जाओगे तो ये भी, ये चाइना के साथ हमारी बाउंड्री के जो डिस्प्यूट हैं। और ये जो रीजन है ये हमारे बाउंड्री के डिस्प्यूट हैं पाकिस्तान के साथ। और इसके अलावा पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ इधर उधर डिस्प्यूट रहता है। ठीक है, ये यहाँ तक, ये आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? अब आप मेरी बात सुनो, इरेज कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा ये ऐसे तो क्लास में। मैं चलो ठीक है, इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। अब आप ध्यान रखना इस चीज़ को। अब ये आप, मैं आपको अच्छे से देखना, 6 मिनट की क्लास जा चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो पढ़ लेना, जो ना समझ में आए मेरे से पूछ लेना। अब आ जाओ आप आज के टॉपिक पे, उसके बाद एक मैप और दिखाएंगे आपको। Reorganization of states. The process of nation building did not come to an end with partition and integration of princely states. तो भाई जो भारत को एक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया थी वो भारत के दो टुकड़े होने से भी पूरी नहीं हुई थी, और भारत के प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन से, मतलब जो सभी प्रोविंसेस थी उनके मिलाने से भी पूरी नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी अब देखेंगे। नाउ द चैलेंज वाज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स। देखो, पार्टीशन से पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री क्या होगी ये डिसाइड हो गया, सभी स्टेट्स भारत में मिल जाएंगे ये डिसाइड हो गया, मतलब भारत एक पूरा एरिया हो गया। बट अब इस भारत में कौन सा स्टेट होगा, कौन सा यूनियन टेरिटरी होगी, किसकी कितनी बाउंड्री होगी, राजस्थान कहाँ तक होगा, गुजरात कहाँ तक होगा। अब प्रॉब्लम थी ये, जो आज आप देखते हो ऐसा नहीं था पहले। अच्छे से लेना, सुनना इस क्लास को, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस वॉज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, और ये बात केवल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से रिलेटेड नहीं थी। द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन ए वे so that the linguistic and the cultural plurality of country could be reflected without affecting the unity of the nation। तो भाई जो इंटरनल स्टेट्स की बाउंड्रीज बनानी थी वो इस बेस पे बनानी थी कि भाषा को भी ध्यान में रखा जा सके, कल्चरल प्लूरलिटी मतलब हरियाणा बने तो हरियाणवी कल्चर, पंजाब बने तो पंजाबी कल्चर। ठीक है, आज हर स्टेट का अपना अलग कल्चर है, आज तो ये बना हुआ है, बट पहले इतने ना तो इतने स्टेट थे ना इतनी यूनियन टेरिटरी थी। तो सिचुएशन क्या थी, तो कुल मिला के इंटरनल बाउंड्रीज को इस तरह से डिसाइड करना था कि भाई सभी की लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस मिल जाए, सभी के कल्चर को इम्पोर्टेंस मिल जाए। ठीक है, और उसको उस टाइम पीरियड में कितना भी अच्छा कर लेते हो कंप्लीट होना नहीं था, और ना हुआ था। फिर उसकी क्या क्या प्रॉब्लम आई अब आगे देखेंगे। During colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincide with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers। अब ये कह रहा है ब्रिटिश भारत में जब हम गुलाम थे तब बाउंड्रीज को डिसाइड किया गया था 3 बेसिस पे। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे कि कहाँ मतलब कितने एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन किस जगह का होगा। ठीक है, मान लो आपके एरिया में झज्जर थाना लगता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जुरिस्डिक्शन कितने गांवों तक या कहाँ तक होगी, इस तरह से था। सेकंड थिंग ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मतलब प्रोविंसेस स्टेट्स कौन कौन से थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था तो उनकी बाउंड्री थी। एंड द थर्ड थिंग वाज दैट द प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स मीन्स जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के रूल में नहीं थे, इनडायरेक्ट रूल में थे, उनका एरिया कितना था। तो ये उस तरह से था। निशा आस्क्ड टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ड्यूरिंग द explanation of the chapter।
तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ में निशा कह रही थी कि भाई सर का क्वेश्चन साथ साथ में डिस्क्राइब कर दिया क्योंकि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, ज़्यादा मैंने टफ कर दिया इस बात को। एक कॉल आ गई थी, सॉरी। तो अब आपको देखना है कि देखो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में पहला क्वेश्चन है हाउ डिड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टुक प्लेस। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट बातें इस पूरे टॉपिक से लिखनी है, चाहे वो 4 नंबर में आए चाहे 6 में आए, बट 2 नंबर में आ सकता है व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ colonial British rule in context to the boundaries of that time। मतलब ब्रिटिशर टाइम पीरियड में सिचुएशन क्या थी, इंडियन जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थी, किस बेस पे डिवाइड थे। तो ये आपको ये ऐसे का ऐसा ये सेकंड पैराग्राफ मतलब अपने ओन वर्ड्स में लिख देना है, ये 2 नंबर का मान लो आप। Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of states। अब देखो थर्ड पैराग्राफ में क्वेश्चन बन सकता है on which basis the leaders of our national movement rejected the division of states during colonial time period। कि भाई हमारे नेताओं ने जो ब्रिटिशर्स ने डिवीजन किया था हमारे प्रिंसली स्टेट्स का, प्रोविंसेस का और एडमिनिस्ट्रेशन का, वो किस तरह से उसको गलत मानते थे। तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है वो कैसे मानते थे, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल कि वो भाषा के बेस पे होना चाहिए और किसी बेस पे नहीं होना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनको जिस हिसाब से सहूलियत लगती थी वो उसी हिसाब से कह देते थे कि ये प्रिंसली स्टेट होगा, ये प्रोविंस होगा, और जो ज़्यादा ताकतवर लगते थे उनको कह देते थे प्रिंसली स्टेट। और एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर ब्रिटिशर्स पावरफुल थे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से कंट्रोल करते थे। ठीक है, इन फैक्ट आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस in 1920 the principle was recognized as the basis of reorganization of the Indian National Congress Party itself। तो भाई 1920 के कांग्रेस के नागपुर जगह नाम की जगह पर जो सेशन हुआ, सदन हुआ, उसमें इस बात को कहा गया कि भाई ये जो स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं ये गलत हैं। मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कम्युनिटीज वर क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन्स। अब उसके बाद बहुत सारी कांग्रेस की जो रीजनल ब्रांचेस थी, जैसे कांग्रेस की हरियाणा की ब्रांच है, ठीक है, कांग्रेस की बेरी की ब्रांच है, इस तरह से। तो ये जोन किस बेस पे बने, भाषा के बेस पे बने। थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। Our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to the disruption and disintegration। आज़ादी के बाद भारत के नेताओं को लगा कि भाई केवल लैंग्वेज के बेस पे हम स्टेट बनाएंगे तो हो सकता है यूरोप की तरह यहाँ पर बहुत से देश बन जाएं। जैसे मैंने पहले भी बताया यूरोप में सभी देश लगभग उसके नाम पर बटे हुए हैं, भाषा के नाम पर। और जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अलग अलग हुए उनका धर्म एक था, मुस्लिम ही, बट वो भी ऐसा माना जाता है भाषा सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है किसी भी अलग स्टेट को बनने में या किसी भी अलग देश को बनने में। जैसे आप यूरोप को देश देख सकते हो या पाकिस्तान से जो बांग्लादेश बनना है उसको देख सकते हो, धर्म तो एक है वहाँ का, लेकिन फिर भी अलग इस वजह से हुए क्योंकि उनकी भाषा अलग थी। और भारत के सभी राज्य जो तेलंगाना अभी बना वो भी किस बेस पे बना, क्योंकि वो तेलुगु भाषी थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत के नेताओं को लगा कि इस हर स्टेट लैंग्वेज के बेस पे बनाया तो अलग अलग देश ना बन जाए कहीं, क्योंकि उस टाइम पे भारत ताकतवर नहीं था, अंग्रेजों ने उसको लूट रखा था। इट वाज आल्सो फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंज दैट द कंट्री फेस्ड। अब इससे ये भी लग रहा था कि सभी स्टेट अलग अलग बनेंगे तो पहले ही भारत अभी गरीब हालत में है और भी ज्यादा सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां सामने आ जाएंगी। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स। The need for postpone was also felt because the fate of the princely states had not been decided। अब इस वजह से भारत सरकार या भारत के नेताओं ने क्या किया कि लैंग्वेज के बेस पे जो स्टेट बनेंगे उनको आगे कभी देखेंगे, अभी सिचुएशन को पोस्टपोन कर दो। और अभी प्रिंसली स्टेट्स भी अच्छे से डिसाइड नहीं हुए हैं कि भारत के साथ कल को ना रहें, पहले इनको अच्छे से कंट्रोल में ले लो तब जाकर स्टेट की बात देखेंगे।
ऑल्सो द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज स्टिल फ्रेश। ऊपर से ये दिक्कत थी कि पहले ही एक अलग पड़ोस में पाकिस्तान नाम का देश बन गया जो आगे हमेशा दिक्कत देगा। अब स्टेट हर स्टेट को लैंग्वेज के बेस पे बनाएंगे तो कहीं वो भी कल को देश की डिमांड ना करने लग जाए, इतने सारे प्रॉब्लम हो जाएंगी आगे चल के। दिस डिस्कशन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। अब नेशनल लीडर्स ने तो ये डिसीजन ले लिया, लेकिन लोकल मीन्स रीजनल जो लीडर्स थे और पॉपुलेशन थी, क्षेत्रीय लोगों को लगा और नेताओं को लगा कि ये गलत कर रहे हैं। प्रोटेस्ट बिगेन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटक। सबसे पहले जो तेलुगु भाषी लोग थे जो मद्रास प्रोविंस में प्रांत में आते थे, मैं नीचे मैप दिखाऊंगा, उसमें आज के तमिलनाडु का भी, आंध्र प्रदेश का भी, केरल का भी, कर्नाटक का भी, इतनी बड़ी मद्रास प्रोविंस थी, इतने हिस्से आते थे। तो उसके तेलुगु भाषी लोग भड़क गए और कहने लगे कि एक अलग स्टेट बनाओ हमें। द विशाल आंध्रा मूवमेंट, विशाल आंध्रा मतलब एक बहुत बड़ा आंध्र प्रदेश बने, नाम से ही समझ में आ रहा है। एज द मूवमेंट फॉर ए सेपरेट आंध्र वाज कॉल्ड, जो एक अलग आंध्र प्रदेश बनवाने के लिए मूवमेंट चला। डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस ऑन विच दे वर ए पार्ट एंड बी मेड इनटू ए सेपरेट आंध्र प्रोविंस। तो इन लोगों ने कहा कि वो एक अलग पार्ट बनेंगे, ठीक है, और मद्रास से अलग होकर और इस प्रोविंस से अलग बनाकर उनको आंध्रा नाम का एक अलग स्टेट बनाया जाए। नियरली ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेज इन आंध्र प्रदेश रीजन वर इन द फेवर ऑफ लिंग। अब इस जो अलग आंध्रा की डिमांड चली, इस बात पर वहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टी सहमत थी। तो भाई अब इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लीडर हैं वो चाह रहे हैं कि ये आगे चलकर करेंगे लैंग्वेज के बेस पे डिवीजन, जब भारत की थोड़ी सी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक हो जाएगी। लेकिन नीचे के लेवल पर जो रीजनल लीडर्स हैं वो तभी इतना बड़ा मूवमेंट कर रहे हैं कि हमें अभी अलग स्टेट बनाओ, तो ये दिक्कत होनी थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आज जो भारत आपको दिखता है इसको बनाने में बहुत बड़ा बलिदान है और बहुत मुश्किलें आई थी, अच्छे से ध्यान रखना है इसको। द मूवमेंट, अब आपको कह सकते हैं यहाँ से भी 2 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द डिमांड ऑफ विशाल आंध्रा एंड फ्रॉम विच दिस डिमांड केम इन एग्जिस्टेंस। तो आप बता सकते हो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो पोस्टपोन करना चाहती थी लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन को, रीऑर्गेनाइजेशन को, उसको आंध्र प्रदेश के लोकल लीडर्स ने और पॉपुलेशन ने उसके अगेंस्ट मूवमेंट किया और मद्रास प्रोविंस में जो आंध्रा का बहुत बड़ा हिस्सा था उससे अलग होने के लिए मूवमेंट चलाया। ये एक्सप्लेन कर देना अपने वर्ड्स में। द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज ए रिजल्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स वैक्सीनेशन। पोटी श्री Ramalu, a Congress leader and a veteran Gandhian, went on a indefinite fast that led to his death after 56 days. अब भाई ये आंदोलन धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो गया और पोटी श्री रामालू नाम का जो एक कांग्रेस का नेता था जो गांधीवादी सोच का था, उसने एक आमरण अनशन किया। 56 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तब जाकर ये आंदोलन भड़क गया पूरी तरह से। ये आंदोलन किस बात का था? अलग आंध्र प्रदेश बनवाने के लिए, ध्यान रखना। दिस कॉज्ड ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट इन आंध्र रीजन। अब इससे आंध्र प्रदेश रीजन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई, मतलब इधर लोग बढ़ गए। पीपल इन लार्ज नंबर्स टूक टू द स्ट्रीट्स, लोग सड़कों पे उतर आए। मैनी वर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग, बहुत से मारे गए, घायल हो गए। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर रिजाइंड देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट। मद्रास प्रोविंस के बहुत से लोगों ने जो गवर्नमेंट जॉब में थे उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेट आंध्र प्रदेश इन दिसंबर 1952। लास्ट में दिसंबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू को घोषणा करनी पड़ी कि अलग आंध्र प्रदेश हम बनाएंगे। आई कुछ बात समझ में? ध्यान रखना है। अब ये मैप दिखाना आपको, देखो मैं फटाफट बताता हूँ, क्लास लंबी होती जा रही है क्योंकि ये मुझे आज खत्म करनी है इस चैप्टर को। जम्मू कश्मीर एक था, पंजाब एक था, हरियाणा यहाँ से गायब हो गया, हम हरियाणा के, तो ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पास क्या है? छत्तीसगढ़ गायब हो गया। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के पास झारखंड गायब हो गया, ठीक है, बिहार के पास, ये भी ध्यान रखना है।
उसके बाद भाई आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना गायब हो गया, जो अभी बना मैसूर। मैसूर कहाँ से आ गया, यहाँ पर जो आज का कर्नाटक है वो मैसूर के नाम से था। केरल, मद्रास, जो आज का तमिलनाडु हो, मद्रास। और देखो अभी इनके रीजन छोटे हो गए, मतलब उस टाइम पे 16-17 थे। और नॉर्थ ईस्ट में तो हालत और भी खराब थी। असम था केवल, ठीक है, ध्यान रखना अब इसको। असम के अलावा मणिपुर था। मणिपुर आप देख सकते हो जो येलो कलर का था वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के रूल में नहीं था, इसी वजह से उसकी प्रॉब्लम आगे बढ़ी कि वो अलग देश होने की बात करने लगे। ध्यान रखना भाई इस बात को। ये इतने से स्टेट थे, इनमें यूनियन टेरिटरी भी थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप 1961। भाई रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद 1961 में भारत में इतने स्टेट थे और इतनी कुछ वो थी यूनियन टेरिटरीज। अब ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आप खुद देख सकते हो कि इनमें से कौन कौन से कब बाद में जो दिखाई नहीं दे रहे आपको, देख लेना, ना पता चले तो पूछ लेना। पोटी श्रीराम आलू, इसके बारे में आप खुद पढ़ लेना कि वो एक सत्याग्रह, गांधी जिस तरह से नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा के हथियार के साथ अपने काम को करवाता था, उसी तरह से ये भी मतलब बिना किसी तरह का हथियार उठाना, बिना किसी, केवल अपनी आवाज़ उठाना और आमरण उनसन कर देना, इस तरह के कामों से वो अपनी डिमांड को पूरा करवाना चाहते थे। पढ़ लेना आप। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा स्पर्ड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो देखो अब एक आंध्र प्रदेश बना दिया, बनाना पड़ा, कोई जानबूझकर नहीं बनाया। आगे तो बनाना था बट टाइम से पहले बनाना पड़ा, जो सरकार ने सोचा नहीं उस टाइम पे। उसके बाद सभी लैंग्वेज के बेस पे स्टेट की डिमांड करने लग गए, वो तो करना ही था। वो कहते हैं ना, एक बार आपने कोई चीज़ नहीं देखी तो उसका टेस्ट नहीं पता, बट एक बार टेस्ट पता चल गया तो फिर उसके बिना आप रह नहीं सकते। सेम वही कंडीशन है। दीज स्ट्रगल्स फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटिंग ए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953 टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। अब भाई 1953 में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, ठीक है, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग, कि भाई किस तरह से राज्य बनेंगे, कहाँ कहाँ तक किसकी बाउंड्री होगी, कितने बनेंगे, कितने नहीं रहेंगे जो आज हैं, कितने नए बनेंगे जो अब नहीं है। तो इसने फिर द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। इस कमीशन ने कहा कि भाई भाषा के बेस पे अलग अलग राज्य बना देने चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। अब संसद से उसके लिए एक कानून पास करवा दिया गया 1956 में, अलग अलग भाषा के बेस पे अलग अलग राज्य बनाने के लिए। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद भारत में पहले 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। वो कौन से हैं, देखो ये हैं, यहाँ पर आप देख लेना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। इस बात को ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है। हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था उस टाइम पे, ठीक है। अब वापिस आ जाओ नीचे। ये on the most important concern in the early years was the demands for separate states would endanger the unity of the country। उस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो अलग अलग भाषा के बेस पे अलग अलग राज्य बनते जा रहे हैं, इससे क्या पता आज एक गरीब देश जिसको अंग्रेजों ने लूट रखा था, कल को ये स्टेट अलग अलग देश बनने की डिमांड करने लग गए, तो सभी स्टेट एक साथ डिमांड करेंगे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इतने राज्यों के सामने अलग अलग देश ना बन जाए। इट वॉज फेल्ट दैट द लिंग्विस्टिक स्टेट्स में फोस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट प्रेशर ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन। और ये ऐसा माना जा रहा था कि ये भाषा के बेस पे जो अलग अलग राज्य बनेंगे सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और अलग अलग देश की मांग करेंगे। बट द लीडरशिप अंडर द पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड ए चॉइस इन द फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लेकिन अंत में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने या भारत सरकार के जो भी लोग थे उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या मंत्री जो भी थे, उन्होंने माना कि भाई भाषा के बेस पे बनने दो। इट वाज होप दैट इन द एक्सेप्ट ऑफ रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल रीजन द थ्रेट ऑफ डिवीजन एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस्ड। ऐसा माना गया कि भाई यदि आप भाषा के बेस पे राज्य बनाने की डिमांड को मान लोगे और राज्य बना दोगे तो ये सब कुछ हो जाएंगे, फिर ये अलग देश बनने की मांग नहीं करेंगे, ठीक है। The threat of division and separatism would be reduced। तो ये कम हो जाएगा। Besides the accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को लगा कि स्टेट अलग अलग स्टेट की डिमांड को हम मान लेंगे तो ये
ज़्यादा डेमोक्रेटिक भी होगा। मीन्स सभी लोगों को लगेगा कि जो भारत सरकार है वो हम सब के राइट्स को मेंटेन करना चाहती है, देना चाहती है, और हमारी भाषा के लिए पहचान को बनाए रखने के लिए हमें अलग अलग राज्य का दर्जा दे रही है। ठीक है। नाउ इट is more than 50 years since the formation of linguistic states. We can say that linguistic states and the movements for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some basic ways. और आज आज़ादी के 50 क्या 70 75 78 80 साल के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भाई भारत की जो स्टेट्स बना अलग अलग राज्य बनाने की जो नीति थी वो अच्छे से काम आई, और धीरे धीरे आज सबके अपने कल्चर हैं, सबकी अपनी पहचान है। The path of the politics and power was now open to people and other. अब अलग अलग स्टेट के लोगों के पास अलग अलग पॉलिटिकल राइट है, इकोनॉमिकल राइट है, सोशल राइट्स हैं, और जो जब तक अलग अलग लैंग्वेज के बेस पे स्टेट नहीं बनाए थे, जो एक इलीट ग्रुप था, मतलब जो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज को जानने वाले लोग थे, केवल वही सरकारी नौकरियों में, वही लीडरशिप में, वही मिनिस्टर्स में, वहीं प्राइम, मतलब सभी लोग वो थे अधिकारी लेवल पे, जो इलीट ग्रुप था, जो ब्रिटिश के टाइम पे इंग्लिश सीख चुका था। लेकिन भाषा के नाम पर राज्य बनने के बाद ऐसे ऐसे नेता बने जो अपने क्षेत्र में अपनी भाषा को बोलकर पॉपुलर हुए और आगे बढ़े, और उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया। ठीक है। इट डिड नॉट लेड टू डिसइंटीग्रेशन। अब इससे देश की यूनिटी को कोई खतरा नहीं हुआ और देश और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। अब ऑन द लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। इसके अलावा जो अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा के बेस पे डिमांड मानी गई, वो अलग अलग कल्चर को भी दिखाती है, मतलब देश की डाइवर्सिटी को भी दिखाती है। देखो हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा, डाइवर्सिटी से बहुत सी प्रॉब्लम भी होती हैं, लेकिन डाइवर्सिटी एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज भी है, ये भी ध्यान रखना है। जितनी दुनिया है ऐसा माना जाता है इंडिया एक मिनी वर्ल्ड है। क्यों? इंडिया में दुनिया की सारी चीजें हैं, इतनी भाषाओं के लोग, इतनी जातियों के, इतने धर्मों के, पहाड़ भी हैं, पर्वत भी हैं, मैदान भी है, नदी भी है, समुद्र भी है। ठीक है। बहुत से देश ऐसे हैं जिनके पास समुद्र ही नहीं है, बहुत से देश ऐसे हैं एक ही धर्म है, बहुत से देश ऐसे हैं एक ही भाषा है, बहुत से देश ऐसे हैं कि नस्ल है, बहुत से देश ऐसे हैं कि रंग के लोग हैं, लेकिन भारत में हर तरह की डाइवर्सिटी मौजूद है। तो इसको भारत की डाइवर्सिटी को पूरी दुनिया में सैल्यूट किया जाता है। ठीक है। अब मैं ये बीच की कुछ लाइनें छोड़ के आप पढ़ लेना, क्लास हो गई है 30 मिनट के आसपास। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स was associated with plurality of ideas and ways of life। तो डेमोक्रेसी क्या है भाई? सारी विविधताओं को, प्लूरलिटी को तवज्जो देना और हमारे जीवन जीने के तरीके को तवज्जो देना। ठीक है। जीवन जीने का तरीका मतलब जिस तरह से हरियाणवी लोग रहना चाहे उनकी आज़ादी, पंजाबी रहना चाहे उनकी भाषा की आज़ादी, हर तरह से। मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन लेटर पीरियड वाज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क। और बाद में धीरे धीरे ये स्टेट बनने के बाद पॉलिटिक्स ऐसे ही चली और अच्छे से मजबूत होता गया है देश आज भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बन सकते हैं, डिस्क्राइब द कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। एक। नंबर 2, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। नंबर 2। ये मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। वही बात है, एक चीज को आप किस नाम से डैडी कहते हो, पापा कहते हो, बाप कहते हो, पिताजी कहते हो, बात वही है। ठीक है। हमें सिंपल से सिंपल वे में समझना है। बाद में कितना भी टफ क्वेश्चन आया आपको उसका मतलब समझना अच्छे से। मतलब समझने के बाद, किसी इंसान ने कहा क्वेश्चन में ये आंसर छिपा होता है, यदि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आंसर क्या दोगे? क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आप बना दोगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डिड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टेक प्लेस। ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द नीड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ स्टेट्स, मतलब क्यों जरूरत पड़ी। एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट विल बी द थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रिलेटेड टू द स्टेट्स और प्रिंसली और प्रोविंशियल स्टेट्स इन द कंट्री। मतलब गवर्नमेंट की क्या सोच थी कि भाई भाषा के बेस पे बाद में बनाने हैं, लेकिन किस तरह से हुए। ये सभी पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के। इनके अलावा मतलब रीऑर्गेनाइजेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, सरकार क्या चाहती थी, क्यों जल्दी हुआ। ठीक है। और रीऑर्गेनाइजेशन के भाषा के बेस पे स्टेट क्यों बने, कैसे बने, और बने तो उसके क्या परिणाम निकले। कुल मिला के ये क्वेश्चन बन सकते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है। ओके, ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट।
क्वेश्चन आंसर्स संडे को देखते हैं, भेजते हैं, आप कर लेना, आज ही भेज देंगे फिर करना, तो देखते हैं इनका भी कुछ। पूरे चैप्टर में कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आपको समझ नहीं आया हो कुछ, तो मैं सैटरडे को इसलिए चैप्टर खत्म करना चाहता हूँ कि आप सैटरडे को संडे को डाउट ले सकते हो उस चैप्टर से रिलेटेड। ध्यान रखना इस बात को।